अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा थर्ड सेशन है डेवऑप्स का। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग जो प्रीवियस टास्क है उसमें आप लोगों को कोई इशू तो नहीं आ रहा, सबके टास्क कंप्लीट हैं, सबमिशन करवानी है अपने डेवऑप्स सॉरी AWS का अकाउंट सबका क्रिएट हो गया। किसी को इशू आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। सर वो गिटहब के लिए अप्लाई किया था ना, तो उसमें 3 दिन लगे थे वो डीएनएस को, मतलब डोमेन को रिसीव करने में। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, बस वो डीएनएस को ही कन्फिगर कर। कैमरा वगैरह ऑन कर लें अगर कोई कर सकता है तो, ताकि ज़रा इंटरेक्टिव हो जाएगा सेशन। तो अच्छा, आपने गिटहब पे अप्लाई किया था DNS के लिए? यस सर, वो से सर 1 साल की फ्री डोमेन मिल गई थी ना, नेम चीप पे .me की। सही सही। अच्छा, फ्री में डोमेन मिल गई थी वहाँ पे? यस सर, 1 साल की फ्री है। ये कैसे आपको मिली है, सिर्फ नेम चीप से या फिर गूगल डेवलपर से कुछ नहीं रेफरेंस? सर, वो नेम चीप को डायरेक्ट हमने गिटहब से कनेक्ट किया था ना, तो बस उसके बाद वो आपको खुद ही दिखा देता है .me की डोमेन्स पे आप कोई भी नेम सर्च करके बाय कर सकते हैं। ओके ओके, जबरदस्त। तो किसी और ने भी किया ये वाला काम, .me वाला? सर टोटल 3 मिलती हैं डोमेन्स, एक डॉट नेम वालों से, एक नेम चीप वालों से और एक टेक वालों से। अच्छा। तो 3 अलग अलग वेबसाइट से मतलब कि गिटहब वालों ने ऑफर दी हुई थी, तो तीनों से हम लोग एक एक साल की ना ले सकते हैं। हम्म। सही सही सही। तो सबने ले लिए हैं, कोई ऐसा जिसको अभी तक डोमेन ना मिली हो? तो जैन आपको नहीं मिली, फराज आपको भी? जी जैनब, आपने डोमेन परचेज कर ली है? सर मेरे जिन्होंने परचेज किए हैं प्लीज आप लोग सेंड कर सकते हैं मैसेज चैट में, ताकि मैं चेक कर सकूँ आप लोगों ने क्या अभी तक रिप्लाई किया। जैनब, आपने क्यों नहीं परचेज किया अभी तक? कोई इशू आ रहा था? और यूसरा आप? सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर मैंने टास्क तो जमा करा दिए थे, मैंने शायद आपको पर्सनली मैसेज किया था अमेजोन का, AWS का। हम्म। तो वो मेरा मसला नहीं जी हल जी। हुआ, यानी कि वो यही कही जा रहा है 403 फॉरबिडन। फिर मैंने अपने दोस्त से लैपटॉप लिया, उससे यानी कि टास्क जी जी। सारे कंप्लीट किए हैं। लेकिन जो अपने लैपटॉप पे उससे VPN चलाया था, वो VPN के हम्म। साथ भी नहीं चल रहा। और दूसरा जो जोहो मेल का था, वो भी यानी कि कह रहे कि कांट क्रिएट योर अकाउंट, प्लीज मेल दी सपोर्ट, यानी कि हेल्पलाइन पे मेल करें। फिर वो भी मैंने अच्छा जो दोस्त के लैपटॉप से ही जोहो का अकाउंट बना के उसके थ्रू किया, यानी कि मेरे लैपटॉप में ये मसला आ रहा था। टास्क वैसे मैंने सबमिट करा दी है, लेकिन फराज लेकिन अब फिर वो ये तो मसला आपके ये है कि लैपटॉप या इंटरनेट से रिलेटेड कोई इशू लग रहा है। ये वैसे जनरली ये वाला सर इशू नहीं मैंने होता है। पूरा यानी कि 2 दिन इसी पे ही स्पेंड किए, सारा सर्च किया यूट्यूब से भी। सर इसके लैपटॉप पे कोई प्रॉक्सी वगैरह, VPN वगैरह इस तरह की कुछ चीज लगी हुई है जिसकी या तो वजह से VPN लेकिन लगाया हुआ है जो प्रॉब्लम कर रहा है। फराज आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, कट रही। यानी कि लोकेशन जो भेजा वो भी नहीं शो हो रहा, वो डायरेक्टली वो कहता है जी 403 फॉरबिडन। बस वो आपके इंटरनेट से या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इशू, आपके दोस्त के लैपटॉप पे तो हो गया था ना आपका काम? जी हो गया था, उसके लैपटॉप से तो हो गया था। तो बस आप कोई चेक करें आपके सिस्टम में कोई ना कोई VPN वगैरह लगा होगा या कोई और मसला होगा इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड। तो ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है, मतलब ये जेनेरिक प्रॉब्लम नहीं है। सर क्योंकि तो मुझे ये मसला था कि मेरे पहले का भी बना हुआ है, अब मुझे टेंशन है कहीं बिल वगैरह ना आ जाए। क्रेडिट्स मेरे 200 थे, अब 120 ही रह गए हैं। वो मैं कह रहा था कि अकाउंट ओपन करके सारी सर्विस डाउन कर दूं, क्योंकि मैं पहले भी यूज कर रहा था, पहले कोई भी मसला नहीं है ऐसा। वो भी दोस्त के सिस्टम पे कर लें फिर, या आपके पास कोई जी दूसरा लैपटॉप नहीं है? नहीं, दूसरा लैपटॉप नहीं ना, वो तो बस उसको भी चाहिए होता है। ये तो सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है जी ना ये। इसका मैं क्या सोल्यूशन बताऊं आपको, आप खुद ही इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जी अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि VPN भी नहीं आपको पता चल रहा या फिर कोई भी और भी इशू समझ नहीं आ रहा, तो फिर बेहतर है कि विंडो नहीं कर लें। सही। क्योंकि सर जी जब मैंने VPN इस पे लगाया था ना, तब मुझे AWS का लॉगिन पेज शो हुआ था। फिर जब मैंने ईमेल और पासवर्ड डाली दोबारा, वही हाँ हाँ हाँ।
वैसे एरर देने लग गया। सही है। अच्छा ठीक है, एसन आपने मुझे भेजा है, एसन डॉट सॉफ्टवेयर, तो ये डोमेन चल तो नहीं रही? सर इसके पीछे ये लगाए हैं HTTP? ये दोनों, इसके बाद ये डोमेन। ये दोनों? सर ये मेरा एक FIP था और एक प्रोजेक्ट मैंने डिप्लॉय किया हुआ। अच्छा, ये जो कार्डियो सेंस है ये आपकी आपकी वेबसाइट है? जी, FIP था मेरा। अच्छा अच्छा, बस बस, ठीक है। हम्म, ठीक है, सही है। हम्म, चलें, कोई और जो अपनी वेबसाइट चेक करवाना चाहिए जो आपने डिप्लॉय की है? टास्क सबके कंप्लीट हो रहे हैं ना? अगर नहीं हो रहे तो बता दें मुझे, मतलब हमने सिर्फ इस सेशन को कंप्लीट नहीं करना, हमने ये भी देखना है कि आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं आ रही। आयजा, आपने जो साइट बताई है ये भी नहीं चल रही, दोबारा रीलोड हो रही है, लेट्स सी, नहीं हो रही, ये चल नहीं रही। हाँ अब चलिए दोबारा। हम्म, सही है, ठीक है। तो आपने इसको AWS पे अपलोड किया है, एम्पलीफाई पे डिप्लॉय किया है या वर्सल पे किया है? दोनों पे, ओके, ठीक है, गुड है। कोई और? आप लोग में से डेवऑप्स के कितने लोग हैं, क्योंकि दूसरे सेशन में से भी लोग आए हैं, दूसरे इंटर्नशिप ग्रुप में से। हम्म, ठीक है। नबीहा, आपका क्या, आपने कर लिया ये वाला काम? अलीजा, हमजा, जैनब, मोनस, वकार, आप लोगों ने कर लिया? सर वो तब का अप्रूव ही ना 3 दिन बाद हुआ था, कल रात को ही आया था, तो इंशाल्लाह आज के दिन हो जाएगा। सही है, ठीक है। और बाकी फराज, आपने काम कर लिया था वैसे, डिप्लॉय कर लिया था आपने या भी रहता आपका? जी सर, डिप्लॉय मैंने सारे टास्क सबमिट कर दिए थे सारे। तो इसमें आप डोमेन सेंड करें ना? अच्छा, आपने कर दिया, ठीक है। ये मैंने की। हम्म, एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हाँ आप लोगों को नजर आता है। ओके, इसके जी, सब लोग सेंड करें अपना अपना लिंक। अगर किसी से नहीं हुआ और उसका इशू आ रहा है, प्लीज आप लोग डिस्कस करें, ताकि उसको उसको हम आपको गाइड करें और आप उसको एक्चुअल में कर सकें आप लोग। सर मेरा भी जो डोमेन है उसको एक्टिव होने में नेम चीप पे 24 से 48 आवर्स लग रहे थे। तो वैसे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डिप्लॉय हुआ है वर्सल पे, बस मैंने उसको कनेक्ट करना है डोमेन से, वो मैंने खरीद लिया है। तो वर्सल से कनेक्ट करना है ना डोमेन को? नहीं, तो जो वर्सल का टेस्ट लिंक होता है जी वो जी भी, जी। हाँ वो भी अच्छा सेंड कर। हाँ, एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने वेबसाइट बना ली है और इसको गिटहब के जरिए वर्सल तक तो कम से कम ले गए हैं ना। तो आगे DNS मैनेजमेंट तो आई थिंक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। और जिनसे जिनसे भी डोमेन भी परचेज नहीं हुई तो वो भी बता दें क्यों नहीं परचेज हुई, ताकि उस पर भी कोई बंदा आपको गाइड कर दे जिन्होंने बाय कर लिया। ठीक है। हमजा, आपका हो गया? सही है, ठीक है, मोहित सुराना ने बना लिया, ओके।
अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो वेबसाइट अपनी अच्छी बना ली है, मतलब किसी हद तक सही है, लेकिन मतलब ये रिक्वायरमेंट तो नहीं थी कि आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी है, बट मुझे लगता है आपको वेबसाइट तो बनानी आनी चाहिए आज के दौर में ना। अच्छा जी। ठीक है, सही है। इसमें आप इसको कनेक्ट करें उसके साथ आगे। राना तंजील, आपने अच्छी वेबसाइट बनाई है। आपने कौन सा टूल यूज़ किया, कर्सर? नहीं सर, इसके लिए मैंने क्लॉड का यूज़ किया है और साथ में मल्टी एजेंट्स। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी है आपकी वेबसाइट। ये किसकी वेबसाइट है, बिटक्राफ्ट.me? प्लीज अपना नाम बता दें, अपना नाम नहीं समझा रहा। इसको बस ना आप थोड़ा सी विड्थ इसमें ऐड कर लें, इसको जरा विड्थ 100% कर दें, तो ये अच्छी लगेगी वेबसाइट। डिजाइन अच्छा बन गया। हम्म, सही है, गुड है। तो आज जो मेरा प्लान था वो ये था कि आप लोगों को मैं EC2 के बारे में बताता है। एम्पलीफाई तो सबको समझ आ गया था लास्ट वीक, AWS एम्पलीफाई। अहमद, आप दूसरे ग्रुप से लग रहे हैं मुझे, ऐसे ही है? बट आपका प्रोफाइल देख लेते हैं कि आपने क्या बनाया। नो सर। जो मन स्टैक वाले हैं वो तो काफी अच्छी वेबसाइट बनाना सीख गए हैं। ये भी अच्छी है आपकी। ठीक है, बेहतरीन है। आप लोग ऐसे कोशिश करेंगे, जो आपने वेबसाइट वेबसाइट जरा बनाई है ना, ये आप लोग अपने लिंक्डइन पे लाजमी ऐड करें। ठीक है, जो लिंक्डइन है ना, ये बेसिकली आपके सोशल प्रूफ हैं, आपके आपके लर्निंग के प्रूफ्स हैं, कि कोई भी बंदा आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आके चेक करेगा ना, वहाँ पे आपने ये जो भी आप लर्न कर रहे हैं वहाँ पे अपने उससे रिलेटेड कोई चीज़ पोस्ट की होगी, कोई डेमो वीडियो, कोई कंटेंट, कोई टॉपिक। तो ये चीज़ प्रूव करेगी कि वाकई आप डेव ऑप्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जो आप प्रोजेक्ट्स बना के वहाँ पे पोस्ट करेंगे तो वो एक्चुअली काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं HRs के ऊपर, या फिर कोई भी अगर फाउंडर आता है। इवन कि आपको पता है कि हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं लिंक्डइन से, बहुत अच्छे क्लाइंट मिलते हैं। तो अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को तो आपने लाजमी अपडेट रखें, वहाँ पे कंटेंट वगैरह पोस्ट करते रहें रेगुलर, जो भी सीख रहे हैं आप लोग। हम्म, अच्छी है। अच्छा जी, तो मेरा जो आज का प्लान था वही था कि आपको मैं EC2 के बारे में बताता कि EC2 के ऊपर हम EC2 को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे
इसके अंदर इसको यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। बट मुझे पहले बताएं कि आप लोगों को एम्पलीफाई समझ आ गया है, और इसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि हम साथ कवर कर सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं आता, कि आप लोगों को मैं वेब डेवलपमेंट सिखा सकता हूँ। उसका हम 1 घंटे का सेशन कर लेते हैं साथ ही, मतलब विद इन दिस सेशन हम उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। उससे ये होगा कि आपको कर्सर के साथ एक अच्छी वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, जिसमें डेटाबेस भी होगी, और डिप्लॉयमेंट तो आपको ऑलरेडी आती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कर्सर वगैरह क्लाउड वगैरह को यूज़ करके कैसे वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये आ जाती है तो साथ फिर आपको क्रोम की एक्सटेंशन, मोबाइल एप्लीकेशन ये भी बनाना आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक बोनस चीज़ आ जाएगी, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो तो अच्छा बना ही सकते हैं, बट अगर ज़रूरत पड़ती है कल को साइड बाय साइड, तो आप फिर ये भी काम कर सकते हैं। जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो आपको हर फन मोल होना चाहिए। आपको डेवऑप्स भी आना चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, जिस किस्म का प्रोजेक्ट आए बस आपको करना आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कल को अपनी कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट तरह की टीम्स होती हैं, जिसमें वेब डेवलपर्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, डेवऑप्स इंजीनियर्स, ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिक चीज़ों का, ताकि आप उनको सही से मैनेज कर सकें, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें, तो उनको टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकें। तो खैर आपको इन सब चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। तो इस पे वोट करते हैं अगर तो आप चाहते हैं कि वेब डेवलपमेंट जरा थोड़ी सी साथ हो जाए, तो वो कर लेते हैं, वरना फिर हम डायरेक्टली EC2 से स्टार्ट करते हैं। एम्पलीफाई तो आई होप कि हो गया हुआ है, तो उसको फिर हम स्किप कर देते हैं। आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई थी एम्पलीफाई की, AWS एम्पलीफाई की? यस सर। अगर अगर कोई बोल के नहीं बता सकता तो सिर्फ थम्स अप कर दिया करें, उससे आइडिया Yes, sir. आप लोगों को वोट आ गया। ठीक है, तो अभी मुझे बता दें कि फर्स्ट हम EC2 से स्टार्ट करें या फिर वेब वेब से स्टार्ट करें। ये भी हो सकता है हम वेब बनाते हैं, उसको गेटअप पे जाके ले जाते हैं, और वहां से फिर हम उसको EC2 पे डिप्लॉय कर लेंगे। जी, इफरा कह रही है EC2 से, फरवा कह रही है वेब से, बाकियों का क्या वोट है? ओके। हम्म, ठीक है। हम्म। चलें, एक काम करते हैं, हम दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे आई होप के इसी सेशन के अंदर अंदर हम इसको वेब से स्टार्ट करते हैं, और उस वेब को फिर हम EC2 पे लेके जाएंगे, सही है ना? तो अच्छा जी, तो फॉर एग्जाम्पल हमने अगर पोर्टफोलियो, आप कोई आइडिया बताएं, क्या क्या आइडिया बनाए हम लोग?
एक पीडीएफ कन्वर्टर बना रहे हैं जिसको हम जिसकी डेटाबेस हम सुपरबेस में सेव करेंगे और फाइल स्टोरेज के लिए भी हम सुपरबेस को ही यूज़ करेंगे। वैसे तो हम S3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुपरबेस चूँकि फ्री है तो हम इसको फिलहाल उस पे ही रखेंगे। इसके अलावा डेटाबेस को हम RDS भी यूज़ कर सकते हैं AWS का, बट यहाँ पे हम सुपरबेस को ही यूज़ करेंगे SQL डेटाबेस के लिए, PostgreSQL डेटाबेस के लिए। और प्रिज्मा को यूज़ करेंगे माइग्रेशन वगैरह के लिए। माइग्रेशन का सबको आइडिया है डीबी माइग्रेशन क्या होती है। ये डेवऑप्स से रिलेटेड भी टर्म है और डेवलपर से रिलेटेड भी टर्म है ये वाली माइग्रेशन की। तो अगर किसी को नहीं आइडिया साथ ही मुझे आपने बता देना कि नहीं आइडिया, ठीक है। तो डीबी माइग्रेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल डेवलपर्स जो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और डेटाबेस में कोई ना कोई चेंज आती रहती है, नए टेबल्स क्रिएट होते हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस में कोई ना कोई चेंज आ रही होती है। तो अब उन चेंजेस को हमने डिप्लॉय करना होता है डेटाबेस सर्वर के ऊपर, जैसे अगर RDS है तो वहाँ पे। अब इसके दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग दे दें डेटाबेस की डेवलपर्स को, डेवलपर अपने सिस्टम पे उसको कनेक्ट करें लोकली और उसको उसमें मैनुअली चेंजेस डाल दें डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हैं। फॉर एग्जांपल उसमें स्टोर प्रोसीजर्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, कोई कस्टम फंक्शंस हो सकते हैं, वो ऐड कर दें। दूसरा तरीका क्या होता है कि डेवलपर्स जो हैं वो उसमें माइग्रेशन लिखें कोड के अंदर, ठीक है, कि जो भी चेंज कर रहे हैं हर चेंज के अगेंस्ट कोई ना कोई माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि छोटा सा स्क्रिप्ट होता है, एक तो SQL का स्क्रिप्ट होता है जिसके अंदर वो चेंजेस लिखी होती हैं, ठीक है। और जिस SQL स्क्रिप्ट को आप रन करेंगे डायरेक्टली अगर डेटाबेस सर्वर पे, तो वो चेंजेस वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। मगर आप क्या करते हैं, आप डेवलपर को कहते हैं कि भाई इसका स्क्रिप्ट बना के रखो और उसकी कमांड हमें बता दो, ठीक है। तो वो जो कमांड है वो आपने बेसिकली डिप्लॉयमेंट के टाइम पे साथ रखनी होती है। जैसे आप npm रन बिल्ड करते हैं तो वैसे ही आप npm रन माइग्रेशन इस तरह की कोई कमांड बना सकते हैं, और वो कमांड आपने बिल्ड से पहले या बिल्ड के बाद ऐड कर देनी होती है। तो उससे होता क्या है कि जब भी ये प्रोजेक्ट पुश होगा ना गिटहब के ऊपर और ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी और बिल्ड बनेगी, तो बिल्ड बनने से पहले वो जो माइग्रेशन है उसकी कमांड रन हो जाएगी, npm रन माइग्रेशन। तो उससे क्या होगा कि जो भी डेटाबेस में चेंजेस आई हैं वो सारी सारी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। ना तो आपको डेवलपर को एक्सेस देनी पड़ेगी डेटाबेस की, और ना ही आप खुद डेटाबेस को ओपन करेंगे, बल्कि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका फायदा ये भी है कि कोई चीज़ मिस नहीं होगी। तो खैर इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिज्मा भी एक टूल है, उसको भी यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए भी और माइग्रेशन वगैरह के लिए भी। अच्छा जी, तो हम इसको कहते हैं कि ओके डिजाइन ऑफ हमने सारी रिक्वायरमेंट्स इसके साथ डिस्कस कर ली हैं चैट जीपीटी के साथ, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसने अपनी सजेशंस भी बीच में ऐड कर दी हैं। जैसे हमें पता था कि HEICV कोई उसकी टाइप होती है सपोर्ट करने के लिए, बट इसने उसको भी ऐड कर दिया। तो हम क्या क्या करेंगे कि फेज 1 से स्टार्ट करेंगे। फेज 1 में इसने क्या बोला कि गेस्ट फ्री एंड पेड कोटा सिस्टम सुपरबेस के साथ साथ हम इसकी ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब जैसे सुपरबेस ऑथेंटिकेशन ये क्या चीज़ है, एक तो आप होता है यूजर्स का टेबल खुद बनाते हैं और यूजर्स के टेबल के अंदर आप उसका ईमेल पासवर्ड वगैरह इनक्रिप्ट करके सेव करते हैं। बट इसमें सुपरबेस में क्या होता है कि आप यूजर्स का टेबल नहीं बनाते, बल्कि आप सुपरबेस की ही ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। उसमें फायदा क्या होता है कि मैनुअली जो रजिस्ट्रेशन होती है यूजर नेम पासवर्ड के साथ वो तो हो ही जाती है, बट ये एडिशनली आपको लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक वगैरह इस तरह की फंक्शनलिटीज भी देता है बिल्ट इन, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम सुपरबेस ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि जेपीजी, पीएनजी और वेबपी सपोर्ट, ये सारे इमेजेस की टाइप है इसको सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टी इमेज सिलेक्शन भी हो सकती है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, उसको हम रीऑर्डर कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और A4 लेटर या फिर उसका ऑटो पेज साइजिंग हो जाएगा, मार्जिन और ओरिएंटेशन इस तरह की होगी। क्लाइंट साइड PDF जनरेशन हो जाएगी, डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं हम, डाउनलोड यूजेज डैशबोर्ड भी बता सकते हैं कि कितना हमने डाउनलोड किए, रिस्पॉन्सिव मोबाइल इंटरफेस भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा फेज 1 है। अब जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आपने इसको फेजेस में डिवाइड करना होता है। एक साथ अगर आप सारी फेजेस बना देंगे, सारी कमांड दे देंगे, तो एक्चुअली उसमें से प्रोडक्टिविटी निकलेगी, इसमें कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट को फेजेस में डिवाइड करें और फेज 1 से स्टार्ट करें। इसको हम MVP भी कहते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो कि आप एक आइडिया के तौर पे बनाते हैं कि वाकई काम करता है कि नहीं करता। फॉर एग्जांपल
बजाय इसके कि हम एक ही गो में सारे के सारे प्रोजेक्ट बना दें और एट द एंड हमारा इमेज जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट ही ना हो, उसमें कोई ना कोई मसला आ जाए तो हमारा सारी सारी मेहनत ज़ाया जाए। तो असल में क्या करना होता है, सबसे पहले जो पेन पॉइंट होता है ना, कि जो मेन फंक्शनैलिटी आपने सबसे पहले उसको चला के चेक करना होता है कि वो चलती है कि नहीं चलती। जब अगर वो चल जाती है तो फिर आप उसको उसके ऊपर फिर आप जितना मर्जी काम कर लें। तो खैर अब देखते हैं कि इसने क्या बनाया। इसको अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई है, अब इसने हमें डिज़ाइन भी दे दी है। डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन तो अच्छा दिया इसने, तो इसको यूज़ कर लेते हैं फिर। इस डिज़ाइन को हम करेंगे इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, हाई क्वालिटी डिज़ाइन है, इसको कॉपी कर लेते हैं इसको खैर। और लेट मी ओपन कर्सर। ओके जी, ये पुराना प्रोजेक्ट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अच्छा जी, ये फोल्डर मैंने बंद कर दिया, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी किसी को कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ, और मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोई फोल्डर क्रिएट कर लें। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जी इमेज टू पीडीएफ। यहाँ तक तो सबको समझ आ गई होगी कि हमने बिल्कुल एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और एम्प्टी फोल्डर को कर्सर के अंदर ओपन किया। अब जो हुई थी, कर्सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ अगर किसी को नहीं आइडिया। तो बेसिकली कर्सर जिस तरह VS कोड यूज़ करते हैं वैसे कर्सर होता है, और ये एक IDE है जहाँ पे आप अपना कोड लिखते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। कर्सर की अगर हम बात करें तो इस साइड पे इसकी एजेंट विंडो होती है। एजेंट्स विंडो में क्या होता है कि बेसिकली आप डिफरेंट AI एजेंट रन करते हैं। जैसे मैंने ये एजेंट ओपन किया तो उसको मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा कि आप मुझे वेबसाइट बना के दें, तो ये बना देगा। ठीक है, यहीं पे इसके पास डिफरेंट AI के मॉडल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया कि इसका क्या पर्पस है, आप इसको ऑटो पे सेट कर दें, ये ऑटोमेटिकली फिर सारा काम कर देगा। अगर आपको आइडिया है कि कौन सा मॉडल अच्छा था, आप उसको यूज़ कर लें। जैसे मैं ग्रो को यूज़ करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा है, फास्ट भी है। और इस साइड पे आपका कोड आएगा और यहाँ पे आपको चेंजेस नजर आएंगे जो भी आप गिटहब पे पुश करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि सारे काम हम साइड बाय साइड कर रहे होंगे। मतलब ये नहीं कि हमने एक प्रॉम्प्ट दिया उसका वेट करेंगे, बल्कि जब तक वो प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो रहा है, वेबसाइट बन रही है, तब तक हम गिटहब को सेट कर लेंगे। अगर गिटहब भी हमारी हो जाती है तब तक हम EC2 को सेट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल में चलेंगी। तो आप लोगों ने ज़रा फोकस अपना परफेक्ट रखना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, और मुझे सिर्फ अपने फॉलो करना है। अच्छा, हमने इमेज कॉपी किया था, मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे और इसे कहते हैं कि भाई अब हमें इसका प्रॉम्प्ट दे दे। What is give me it on it can use survey. But can is an is अब इससे हमें प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देना स्टार्ट डेवलपमेंट का। साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके अच्छा, यहाँ पे गिटहब के अंदर हम एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। नाम दे देते हैं इमेज टू पीडीएफ। इमेज टू पीडीएफ, और इसकी जो विजिबिलिटी आप इसको पब्लिक कर दें या फिर प्राइवेट कर दें, अप टू यू। तो हम इसको फिलहाल पब्लिक रहने देते हैं और क्रिएट प्राइवेट कर सकते हैं ताकि। अच्छा जी, तो हमारी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब जाते हैं वापस, अभी तक ये क्रिएट कर रहे हैं। तो जब तक हमारा ये काम हो रहा है, हम साथ मेरा जो सिस्टम अपना है इसकी मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ ताकि मैं कोड पुश कर सकूँ।
जहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं कोड में। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। स्टिल प्रॉम्प्ट अभी बना रहा है वो। इस तरह सबको प्रॉम्प्ट लिखाने का फायदा क्या होता है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। आपने जो भी डिस्कशन की होती है चैट जीपीटी के साथ, वैसे चैट जीपीटी से ज़्यादा क्लॉड है। अगर आप बस क्लॉड पेड है तो वो ज़्यादा बेटर है इससे। तो जो भी आपने इससे डिस्कशन की होती है, जो भी प्लान शेयर किया होता है और इसने जो सजेशंस दी होती हैं, आप इससे कोशिश करें कि इससे जितनी ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा उसको उस आइडिया को मैच्योर कर सकते हैं, वो उसके साथ डिस्कशन के साथ करें और किसी एक पेज पे एग्री करें। जब आप दोनों एग्री कर लेंगे और उसके बाद फिर आप प्रॉम्प्ट लिखाएंगे ना और डिज़ाइन बनवाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। फिलहाल तो मैंने इसको ज़रा जल्दी में किया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वरना आप उसके साथ ज़्यादा डिस्कस करें। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट कर्सर पे बनवाएंगे और छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे इमेज टू पीडीएफ बना बना के दो, तो वो बना तो देगा, वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन वो जो जो भी चीज़ बनाएगा ना, उसके ऊपर फिर आपको दोबारा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको मैच्योर करने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा मेहनत कर लें। अब इसने सारे यूज़ केसेस हैंडल किए हैं। इसने जो मैं डिज़ाइन इमेज का डिज़ाइन क्रिएट करके दिया था, वो कलर स्कीम वगैरह वो सारी चीज़ें इसने इसमें हैंडल की हैं। इसके अलावा जो भी फर्दर यूज़ केसेस में हो सकते हैं, एडिशन वगैरह से रिलेटेड, डेटाबेसेस वगैरह से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसको सबको हैंडल कर रहा है। अच्छा, जब तक ये बना रहा है हम साथ डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस के लिए हम यूज़ करेंगे सुपरबेस। इसमें डेटाबेस की लिंक आ गई है। तो हम क्या करते हैं कि किसी पुरानी डीबी को डिलीट कर देते हैं जो कि इस टाइम यूज़ नहीं हो रही। टास्क चैट। अच्छा जी, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अभी भी मसला आ रहा है। हम्म, अच्छा, पहले हम इसको कर प्रॉम्प्ट रन कर देते हैं, फिर हम डेटाबेस देख लेते हैं। खैर, इसने प्रॉम्प्ट कंप्लीट कर दी है और हम क्या करेंगे कि इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके हम जाएंगे कर्सर के पास और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, plan डॉट md। ओके, और इसे सारा प्रॉम्प्ट अपना पेस्ट करते हैं।
ये जो एमडी है बेसिकली डॉक्यूमेंट फाइल होती है, और इसके अंदर हमने सारा अपना प्लान पेश कर दिया। अब देखें कि इसका जो प्रॉम्प्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर हम इस प्रॉम्प्ट को एक ही साथ रन करेंगे डायरेक्ट यहीं पे एजेंट विंडो में, तो ये सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको यही बोलेंगे कि we needs to provide for website as like phase one in Blender terminal, ठीक है। फिर हम मजीद कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, प्लीज make sure to optimize code with the ठीक है। तो खैर जो मेन हमारा इसमें प्रॉम्प्ट था वो तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको बताया कि अपने फेज 1 से स्टार्ट करना है, तो हमने इसको फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। दो फेजेस हैं कि नहीं है, फेज 1, ठीक है। तो ये फेज 1 में हमने इसको बता दिया, इसको स्टार्ट कर दे और मेक श्योर करे कि कोड को ऑप्टिमाइज लिखे और रीयूजेबल करे, ठीक है। और इसके बाद रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करे बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए। अब ये जो रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट की होती है कि ये रिएक्ट का एक पार्ट है, एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होती है कि बार बार डेटाबेस से डेटा लोड नहीं होता, या फिर डेटा अगर लोड होता भी है तो यूजर को फील नहीं होता, बैकग्राउंड में लोड होता है। डेटा रिक्वायर्ड होता है कि वही अपडेट हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड अपडेट होता है, बाकी डेटा से इफेक्ट नहीं होता। तो इसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। खैर इसको हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये थोड़ी देर में इसको कंप्लीट कर देगा, मीनवाइल हम डेटाबेस का कोई बंदोबस्त करते हैं। अच्छा यहाँ पे डेट का नेम हमने जरा गलत रख दिया, इसको एक यहाँ पर अजमा लेते हैं, नाम दे देते हैं PDF image। अच्छा जी, तो डेटाबेस भी हमारे पास रेडी हो गई है और गिटहब का अकाउंट भी हमारा रेडी है। अब हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट का क्या बना है, और साथ फिर हम AWS रेडी कर लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी हमने काम किया है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लें। सब एक्टिव है जी फराज? सर मेरा सवाल है, जो प्रॉम्प्ट हम देंगे फाइनल कर्सर को, तो वो तो यूसेज बहुत ज्यादा ले लेता है, यानी कि जैसे कि हमने पोर्टफोलियो मैंने बनाया था तो 50% तो ऐसे ही उसने यूसेज खा लिया था। अब यूजेज पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसे आप लोगों के लिए रिकमेंडेड, आई थिंक मैंने लास्ट सेशन में शायद बताया था कि आपके पास कर्सर तो लाजमी होना चाहिए। सर पेड पेड प्लान, हाँ $20 वाला पेड प्लान, अच्छा एक माह के लिए सिर्फ बाय कर लें ताकि आपकी लर्निंग हो जाए एटलीस्ट इसमें।
तो ठीक। $20 का मैंने तो प्रो प्लस प्लान लिया हुआ इसमें, लेकिन आप लोग इसका जो प्रो प्लान है वो ले लें, तो वो इजीली यूज़ हो जाएगा। ये फुल मंथ आपका इजीली कवर कर लेता है, कोई इशू नहीं है। ठीक। ओके जी, तो जब तक ये बन रहे हैं साथ हम इसको, ये देखिए सेट इसने फाइल्स बनाना शुरू कर दी हैं। अब साथ ही हम इसके ना इसको सेट कर लेते हैं कि इसी रेपो को सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो रेपो को सेट करने के लिए हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये रहा। वन बाई वन ये कमांड रन कर दें फिर। और आप लोगों को SSH और HTTPS का तो डिफरेंस पता है ना सबको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। जिसको नहीं आइडिया वो पूछ लें। तो खैर ये देखें हमारा कोड ना कुछ हो गया, ठीक है, मेन की ब्रांच में मिश टू PDF हमारा सारा कोड यहाँ पे आ गया। अब जो भी इसमें फर्दर कोड होगी वो हमें यहाँ पे चेंजेस नजर आ जाएंगे। अब जैसे ये कुछ चेंजेस हैं, इसको हम जैसे ये कंप्लीट होता है इसको पुश कर लेते हैं साथ ही। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं production। और ये मेन ब्रांच में से कोड लेते हैं। साथ ही हम अब यहाँ पे आते हैं EC2 के अंदर, AWS के अंदर EC2 के अंदर। आई होप कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम हमारे पास देखेंगे अभी यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस रन नहीं हो रहा EC2 का। हम यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ये बंटो, और ये बंटो का ये जो फ्री टियर है इसी को यूज़ कर लेते हैं। T3 मैक्रो, इसमें हमारे पास होगा 1 GB की मेमोरी मिल जाएगी और 2 vCPU होंगे। और ये इसकी कॉस्ट आएगी 0.0104 USD पर आवर। वन वॉल्यूम और 8 GB स्टोरेज। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू की पेयर कर लें। की पेयर्स क्या होते हैं बेसिकली कि एक आपको पैम फाइल मिलेगी, जिस पैम फाइल से आप SSH करके इसमें कनेक्ट होंगे। तो इसमें हम पैम फाइल हम नाम दे देते हैं कि PDF। तो अब ये जो पैम फाइल आई है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये फाइल घूम गई तो फिर आपका सर्वर गया, ठीक है, तो आपने इसको संभाल के रखना है फाइल को। अब ये देखेंगे, ये हमारे पास एक इंस्टेंस जो है वो हमने लॉन्च कर दिया। अब इसका जो स्टेटस है वो इनिशियलाइजिंग है, इसकी सेटअप हो रहा है कंप्लीट इसका। अब ये EC2 का इंस्टेंस का है, किसी को आइडिया, जिसको नहीं आइडिया कि ये क्या हमने किया, तो वो बताएं मुझे, क्योंकि बिगिनर्स भी हैं हमारे साथ, तो उनके कंसेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है। किसी को नहीं पता कि EC2 क्या चीज़ है और हमने अभी क्या किया है, तो वो प्लीज़ बताएं। तो ये जो फाइल है ना, इसको मैं कहीं वो रख लेता हूँ सेफ जगह पे।
अच्छा जी, ये स्टिल अभी वेबसाइट को बना रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और नई टैब ओपन कर लेते हैं, शायद न्यू टैब, और यहाँ पे आते जाते हैं। अच्छा, अभी मैं उस फोल्डर में आ गया जहाँ पे मैंने अपनी पेन फाइल सेव की है। ठीक है, ये हमारी पेन फाइल पड़ी है, इमेज टू पीडीएफ टू, और यहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है, प्रोजेक्ट का फोल्डर है जहाँ पे हम इसको रन करेंगे कमांड के साथ। अच्छा, यहाँ पे आए थे, अब हमने अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होना है। तो सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिकली हम इसको चले आते हैं। तो अभी तक इसका जो स्टेटस है वो इनिशियलाइजिंग है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को इस सर्वर के साथ जो भी अब इसमें आप डिप्लॉयमेंट करेंगे उसके साथ कनेक्ट करें, तो फिर ये आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस। आपने अपने डीएनएस में ये आईपी एड्रेस ऐड करना है इस सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये डीएनएस नहीं है, ये आपके पास डोमेन नहीं है नेम चिप वगैरह पे, तो आप फिर राउट 53 में जाकर इसको सेट करेंगे। मतलब राउट 53 में, या फिर आप नेम चिप वगैरह जहाँ पे आपकी डोमेन है वहाँ पे इस आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगे डीएनएस सेट करने के लिए। तो अभी मैं जो कि आप लोगों को वो भी सिखाना चाह रहा था कि इसमें हम फ्री एसएसएल कैसे यूज़ करते हैं लेट्स इनक्रिप्ट के साथ। तो उसके लिए फिर मेरे पास डोमेन होना ज़रूरी है, खाली आईपी एड्रेस पे हम एसएसएल नहीं लगा पाएंगे। तो लेट मी चेक कि मैं कोई डोमेन सेट करता हूँ। मैं सेपरेट विंडो में कर रहा हूँ, तो आप सब मैं शेयर करता हूँ, वेट से। अच्छा जी, डीएनएस मैनेजमेंट का सबको आइडिया होगा। अब हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं। पहले ये जो हमारी वेबसाइट है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ये टेस्टिंग एक डोमेन ली हुई है, तो ये खैर यहाँ पे कनेक्टेड है। हम सिंपली क्या करते हैं कि इस आईपी एड्रेस की जगह हम अपना आईपी एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट किया ये वाला। सर उसको इलास्टिक कर लें, वो चेंज हो जाएगा। क्या? इलास्टिक आईपी एड्रेस कर लें, वो बंद करेंगे तो चेंज हो जाएगा पब्लिक इंस्टेंस अगर बंद हुआ तो। कोई मसला नहीं, फिलहाल हम इसी को कर लेंगे। इलास्टिक आईपी एड्रेस बाद में ऐड कर लेना, कोई इशू नहीं। ओके। क्योंकि जब हमने टेस्टिंग के लिए बंद हो गया तो खैर है, कोई बात। तो इसको हम सेट कर देते हैं 1 पे। तो अब हमने अपना एयर रिकॉर्ड सेट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा रिकॉर्ड सिंक होते हुए, चेक कर लेते हैं हुआ नहीं हुआ। अभी तक पुराने सर्वर पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो हमारा T2 सर्वर इस सर्वर पे रेडी हो गया हमारा, और कनेक्शन पे जाके हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन आ रही होगी कनेक्ट। अच्छा जी, ये जो SSH कनेक्टर आपने इसको यूज़ करना है, और यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास कमांड आ रही है SSH की। ठीक है, इसको कॉपी कर ले कमांड से। अब अभी आपने फोल्डर पे रख देंगे जहाँ पे आपकी ये पेन फाइल पड़ी हुई है, इस तरह से। अब देखिए सर्वर रन हो गया कि नहीं हुआ। परमिशन डिनाइड। अभी हमारा सर्वर इनिशियलाइज हो रहा है, इसका वेट करना पड़ेगा।
बल्कि हो गया। तो खैर इसकी परमिशन कह रहा कोई अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की। अच्छा, इसकी कुछ कमांड होती हैं इस पर रन करने, फिर ये जो अनप्रोटेक्टेड फाइल्स होती हैं इसको फिर ये सेट कर लेते हैं, इसलिए हम जीपीटी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम अपने सर्वर पे कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हमारा यूबंटू सर्वर के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं। हम वापस आते हैं यहाँ पे स्टिल अभी ये वेबसाइट बन रही है, मतलब हमारा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, मीन वाइल हम अपने सर्वर को सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट फोल्डर होते हैं, ये बंटू है, इसमें डिफरेंट फोल्डर होते हैं, इसमें जिसमें हमारे काम का जो फोल्डर एक वार है, और एक हमारे काम का जो फोल्डर है जो हमने यूज़ करना है वो है ETC। ठीक है, ये वाला फोल्डर। तो इन दोनों फोल्डर से हमने काम करना है। वार के अंदर हम अपनी फाइल अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स वगैरह रखेंगे, और ETC के अंदर जाके हम अपनी डोमेन वगैरह को कॉन्फ़िगर करेंगे, वहाँ पे उसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एक www का फोल्डर बना सकते हैं। इसकी क्या कमांड sudo अच्छा, एक काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ना, अगर आपको एक अब बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नया इंस्टेंस ओपन कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि आई नीड टू इंस्टेंस तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, जो भी आपकी डोमेन का नाम है, जो भी इसमें करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारा डोमेन का नाम। और इसको तो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या करेगा कि जीपीटी हमें एक्चुअल में सारी सारी जो कमांड्स होंगी ना, जो कि हम एक सीरीज में रन करेंगे, उसमें वो सारी सारी उसकी पैकेजेस वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करेगा जो भी हमें चाहिए होंगी। और उसके साथ हम उसको बता दें कि हमें nginx सर्वर पे इंस्टॉल करना है, PM2 के साथ हमने मन स्टैक एप्लीकेशन को होस्ट करना है, रन करना है, और साथ हमने लेट्स इनक्रिप्ट हम यूज़ करेंगे फ्री SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए। ये सारा उसको हमने बता दिया, साथ हमने इसको डोमेन बता दी अपनी। अब ये क्या करेगा कि हमें पहले स्टेप से लेके पूरा सर्वर कन्फिगर करना बताएगा। जैसे आपको मैंने एक दूसरे सेशन में बताया था
कि हम लोग एक कंप्लीट स्क्रिप्ट लिख के रख सकते हैं जो कि हम सिर्फ वन टाइम रन करेंगे और हमारा सारे का सारा सर्वर सेटअप हो जाएगा। तो खैर आप इसको इस तरह से टेस्ट करके अगर ये सारी कमांड्स एक सीरीज में रन होती हैं और वर्क करती हैं तो फिर आप उसको एक कंप्लीट एक सिंगल स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वेबसाइट को देख लेते हैं इसका क्या बना। वेबसाइट बन रही है और डोमेन को चेक कर लेते हैं, डोमेन अभी तक हमारी एक्टिव हुई है कि नहीं, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। हाँ? जो www के साथ है वो सेटअप हो चुकी है, लेकिन इसमें हमें इस वाली को भी सी नेम को भी सेट करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं सिंपली। अच्छा जी, तो डोमेन हमारी सेटअप हो गई है। हमें हम एक काम करते हैं कि इसको ले आते हैं। अच्छा, ये पिछले स्टेप है, ये हमने सारे कर लिए हैं। हमारा सर्वर सेटअप है, हमने अपने एसएसएच को परमिशन भी दे दी है, स्पैम फाइल को प्रोटेक्ट भी कर लिया हुआ है और हम अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड भी हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कमांड से स्टार्ट करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसने कमांड्स वगैरह सही लिखी है कि नहीं लिखी। इंस्टॉल नोड.js और उसके बाद इंस्टॉल 24 into application deploy करके। हम्म, सर जी जी, सर ये सारा काम कर सक भी तो कर सकते हैं। ये सारा काम कर्सर भी कर सकता है अगर आप AWS की CLI वहाँ पे कर लेते हैं तो, लेकिन हम इसको फिलहाल EC2 को मैनुअली करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कमांड्स वगैरह इसकी ठीक है, हम इसने सारा काम कर लिया हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। अच्छा जी, इसने हमारी वेबसाइट बना के रन कर दी है। अगर हम यहाँ पे आते हैं ना वापस, जब तक ये हो रहा है, और इसको उसने रन किया है लोकल होस्ट इस पे, तो ये देखें इसने बना दिया है। ठीक है, अब इसने फिलहाल फेज 1 बनाया है। फेज 1 में आई थिंक उसने डेटाबेस को पता नहीं कनेक्ट किया कि नहीं किया। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हम इसमें 2 इमेज देते हैं इसको।
और यहाँ पे हम कहते हैं पोर्ट्रेट, ऑटो, लैंडस्केप, कवर, ओरिजिनल, फेल टू स्टार्ट कन्वर्जन। खैर अभी कुछ कर रहा है, लेकिन अभी असल में प्रिज्मा को जनरेट कर रहा है। तो प्रिज्मा को जनरेट करने के लिए, मतलब डीबी की माइग्रेशन के लिए हमारे पास .env फाइल के अंदर डेटाबेस की परमिशन यूआरएल रखना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का यूआरएल दे देंगे जो हमने क्रिएट की थी रिसेंटली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट, और ये इसकी डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग है, बट इसमें हम दोनों कॉपी कर लेते हैं। तो केवल हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते हैं जो हमने सेट किया था शुरू में। सही जी। डेटाबेस को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब .env क्या चीज़ है, ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। .env के अंदर हम जो भी अपनी सीक्रेट कीज होती हैं, पासवर्ड वगैरह, कुछ भी हम जो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको हम .env में रखते हैं। अब .env की भी टाइप्स होती हैं, .env स्टेजिंग होती है, .env prod होती है, जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होती है। और .env को अपने गिटहब में कुछ नहीं करना होता, कुछ कर सकते हैं लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं रखते। अच्छा, जब तक ये बन रहा है तब तक हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा जी, तो हमारी लास्ट कमांड क्या रन हुई थी, अपग्रेड वाली। आपका जो लोकल कंप्यूटर है ना, आप उसमें भी Ubuntu इंस्टॉल करके तो ये सारे कमांड्स वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप AWS में नहीं जाना चाह रहे, इसी नहीं करना चाह रहे, तो लोकल सिस्टम पे भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन कि आप VMware का आइडिया होगा आप लोगों को, VMware इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उसमें भी आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें Ubuntu की, उसमें भी ये सारी कमांड्स वगैरह रन कर सकते हैं, सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो Nginx सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर, वो हमारा रन हो रहा है, वो हमारा एक्टिव है, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया। अब जाते हैं एनेबल। अच्छा, अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये वर्क ना करे। उसकी रीजन ये है कि हमने इसकी HTTPS पोर्ट तो ऑन की थी, लेकिन HTTP पोर्ट नहीं ऑन की हुई। तो ये अभी चूंकि हमने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो ये HTTPS पोर्ट पे ही रन होने की कोशिश करेगा। और तो SSL सर्टिफिकेट ये भी नहीं चलेगा, दूसरा भी एरर देगा। तो खैर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा Nginx सर्वर इंस्टॉल हो गया, अभी हम npm को इंस्टॉल करेंगे, Node.js को। अच्छा, ये जो एक होता है npm, एक होता है nvm का है किसी को आइडिया? nvm क्या होता है, किस पर्पज के लिए होता है ये? nvm का आइडिया, nvm किस पर्पज के लिए होता है? बेसिकली जो भी आप नोड से रिलेटेड एप्लीकेशन होस्ट करते हैं ना, तो जो भी नोड की एप्लीकेशन आएगी वो डिफरेंट नोड के वर्जन में बनी होती है। तो समटाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम में जो npm का नोड का जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर दिया 16, ठीक है, या 12 वर्जन इंस्टॉल कर दिया, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रही है 20 वर्जन। तो वहीं पे फिर वो एप्लीकेशन रन नहीं होगी, वहीं पे उसमें एरर आ जाएगा। तो इसमें फिर क्या होता है कि आप इसमें nvm
इंस्टॉल कर लेते हैं। एनवीएम होता है नोड वर्जन मैनेजर। तो बेसिकली इसमें एक एनवीएम के साथ आप मल्टीपल नोड के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं और हर एप्लीकेशन के लिहाज से उसको स्विच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एनवीएम का पर्पज होता है। तो हमारे पास एनवीएम भी इंस्टॉल हो चुके हैं 0.4। ओके, अब हमारे पास एनवीएम मतलब इसका जो मैनेजर है, इसके साथ हम नोड के डिफरेंट वर्जन्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। वो तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने नोड को भी इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल हम जो नोड इंस्टॉल करेंगे वो 24 करेंगे। आप अपने जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम पे कौन सा नोड का वर्जन इंस्टॉल है या फिर आपकी एप्लीकेशन कौन सा वर्जन यूज़ कर रही है। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने कौन सा वर्जन यूज़ करना है। तो फिलहाल हम इसको बाय डिफॉल्ट रन करते हैं। तो डिफॉल्ट इसने 24 ही सेट किया है कि जो डिफॉल्ट होगा वो 24 होगा नोड का वर्जन। जी, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है जो कि कहते हैं कि हम 16 वर्जन पे हमारी एप्लीकेशन चलेगी, तो फिर आप उसको 16 पे स्विच करना पड़ेगा। V24 हमारा। अब एनपीएम का भी वर्जन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 11 वर्जन है एनपीएम का। अब ये जो एनपीएम है, नोड अलग चीज़ है, एनपीएम अलग चीज़ है। जो एनपीएम है ये नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो डिफरेंट पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं मन स्टैक एप्लीकेशन के अंदर, तो ये उसको मैनेज करता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि PM2 को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो PM2 का हमारे पास 7.0 वर्जन इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। अ, बना लेते हैं। इस डायरेक्टरी को हमने रीड की परमिशन दे दी है। ठीक है जी। तो वार के फोल्डर के अंदर www का फोल्डर बनाया हमने, उसके अंदर हमने डेफ डॉट नेट के नाम से फोल्डर बना दिया। अब ये फोल्डर फिलहाल एम्प्टी है, इसके अंदर अब हमारे प्रोजेक्ट की फाइल आएंगी। अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास अगर तो पब्लिक रेपोजिटरी है, जो हमने गिटहब पे हमारा कोड पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट का, तो फिर तो आप इसको गिट क्लोन सिंपली HTTP से भी कर लेंगे और इस तरह से। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट रेपोजिटरी है तो सबसे पहले आपको SSH की जनरेट करवानी पड़ेगी अपने सर्वर की, और वो SSH की फिर आपको कहाँ पे सेव ऐड करनी पड़ेगी, गिटहब के अंदर SSH कीज के अंदर, ताकि आपके सर्वर को उस गिटहब के अकाउंट की एक्सेस मिल जाए। तो खैर इसको हम देखते हैं। इससे पहले हम वेबसाइट को देख लेते हैं किसका क्या स्टेटस है। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। आई थिंक इसको स्टॉप कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमने पहले उसको .env में अपने डेटाबेस की एक्सेस नहीं ऐड की नहीं ऐड की थी उसको, तो वो उसी को करने लगा हुआ है। खैर इसका भी सोल्यूशन ही होता है। यहाँ पे स्टक हो गया। हम कहते हैं कि कंटिन्यू एडिट डेटाबेस URL। तो अब ये वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पे ये स्टक था और आगे डेटाबेस में माइग्रेशन कर देगा, अप्लाई कर देगा। अच्छा जी, जब तक अब ये हो रहा है,
तब तक हम SSH की ऐड कर लेते हैं अपने सर्वर। तो ये वाली कमांड रन करेंगे ना, तो ये हमें SSH की सेव कर देगा और इसको get, और इस की को आपने कॉपी कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो हमने वहां से SSH की को जनरेट करवा के यहाँ पे गिटहब में ऐड भी कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछना। अच्छा जी, तो हमने SSH की को वहाँ पे ऐड कर दिया गिटहब के अंदर, और यहाँ पे हमने साथ चेक कर लिया कि बाकी हमें एक्सेस मिल गई कि नहीं मिल गई। तो उसने बता दिया कि एम्प्रोडार ऑफिशियल जो हमारा गिटहब का यूजर नेम है उसको एक्सेस वो ऑथेंटिकेट हो गया। इसका मतलब कि SSH की हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसी रेपो के अंदर वापस जाते हैं, cd फिलहाल ये ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोन करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है SSH हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लोन हो गया। अच्छा, ये जो मैंने लगाया ना गिट क्लोन हमारे गिटहब की रेपोजिटरी, और इसके बाद डॉट लगाया। डॉट लगाने का ये पर्पस वो ये था कि अगर हम इसमें डॉट ना लगाते तो वो क्या करता कि taffyapps.net के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर में हमारी रेपोजिटरी को कॉपी करता। बट हमने क्या किया उसको कि सिंपली यहीं पे इसी एक अलग से सब सब फोल्डर के नहीं बना दिया उसको। अच्छा, अब जो इसके बाद वाली चीज़ें हैं ये हम तभी कर सकेंगे जब हमारा वहाँ से फाइनल कोड पुश होगा, वरना इसमें यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हम एक्चुअल में अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक करेंगे। तो फिर इसके लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें। समझ आ गई सबको यहाँ तक? ये सारा प्रोसेस बेसिकली हमने कर लिया है कि एक नया प्रोजेक्ट भी कर लिया, उस प्रोजेक्ट को हमने गिटहब पे कॉन्फ़िगर कर लिया। गिटहब के साथ साथ हमने हमारी जो डोमेन थी वहाँ पे हमने SSH की भी ऐड कर सॉरी DNS की भी ऐड कर ली। DNS में ताकि हम जो नया सर्वर हमने क्रिएट किया EC2 का वहाँ पे उसको पॉइंट कर दें, और उसके साथ साथ हमने EC2 के अंदर एक SSH की जनरेट की, उसको हमने गिटहब में भी ऐड कर दिया, और गिटहब और EC2 का आपस में कनेक्शन बना दिया। तो अब हमारी सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। अब हमने जस्ट क्या करना है कि वेबसाइट की कंप्लीट होने का वेट करना है, और इस वेबसाइट को वहाँ पे रन करना है, डेट्स इट। सही है, तो आई थिंक हमारे पास 30 मिनट है, इंशाल्लाह 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगा जी। सर मेरा एक सवाल है जी जी। सर,
एक AWS पे जो चीज़ डिप्लॉय की थी, राउट 53 पे जो DNS कॉन्फ़िगरेशन की थी, हाँ। तो वो सर्विस तो चल रही है, तो उसके क्रेडिट्स करते रहेंगे, तो AWS से जो डिप्लॉय की थी सर्विस हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दें, वो कर दिया करें डिलीट साथ ही। अब अगर आप एक जैसे मैंने EC2 क्रिएट किया तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया ना, तो इसमें साथ ही डिलीट कर दूंगा बाद में जैसे ये सेशन कंप्लीट हो। लेकिन जब तक वो EC2 रन हो रहा है वो पर सही। आर्म चार्ज कर रहे हैं। ठीक सर, और जी दूसरा सर, कोई कर्सर का कोई सोल्यूशन है? कर्सर के अलावा आप क्लाउड यूज कर सकते हैं, कोडेक्स यूज कर सकते हैं, वो एंटीग्रेविटी। नहीं, वो यूसेज का सर क्लाउड भी टोकन खा जाता है वो, मतलब उसको जब प्रॉम्प्ट दो वो आधा प्रॉम्प्ट फिल करता है, उसके बाद कहता है योर यूसेज इज फुल। अब जो इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, अगर हम इसको फ्री वाले की बात करें तो मेरे ख्याल से जिस तरह आप गिटहब स्टूडेंट पैकेज के ऊपर जाके फ्री डोमेन्स वगैरह से रिलेटेड जी जी। आपको सपोर्ट करें, इस तरह कुछ वेबसाइट्स होंगी जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं। हो सकता है कर्सर ही इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैनेज करता हो, जैसे कैनवा जो है वो तो स्टूडेंट्स को देता है फ्री में। तो कर्सर स्टूडेंट देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता। कर्सर स्टूडेंट कुछ है वैसे कर्सर के पास भी स्टूडेंट से रिलेटेड। सर मेरे ख्याल से एंटी ग्रेविटी यूज कर सकते हैं। उनके पास है स्टूडेंट से रिलेटेड। मतलब कि वो काफी, मतलब कि वो काम हो जाएगा उस पर। अच्छा, यहाँ पे एक कर्सर का भी वैसे है कोई स्टूडेंट का, तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर बिल्डर्स गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ये काम कैसे करते हैं? सर ये सिर्फ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के लिए जिन पे ऑफर करते हैं। अच्छा अच्छा। अब इस पे सर्च कीजिए, कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ें गुजरी थी कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिन्होंने कर्सर के साथ पार्टनरशिप की होती है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने आगे जो कम्युनिटी होती है उसमें फ्री क्रेडिट दे रहे होते हैं। मैं बस पर्सनली इसके लिए ट्राई कर सकता हूँ, ओके। अगर हमें ये एक्सेस इस तरह के दे देते हैं तो। वरना इसका दूसरा सोल्यूशन यही है कि मल्टीपल एजेंट्स ऐड कर लें, मल्टीपल मतलब कि टूल्स यूज़ करें, जैसे कि कुछ काम जो है वो कर्सर से कर लें, जब उसके क्रेडिट एक्सपायर हो जाए तो रिमेनिंग काम आप कोडेक्स से कर लें, फिर रिमेनिंग काम आप क्लाउड से कर लें। इस तरह से भी काम किया जा सकता है, लेकिन स्टिल वो इतना मज़ा नहीं आता काम करने का। बेहतर तो मेरे ख्याल से यह है कि $20 की इन्वेस्टमेंट आप करें खुद के ऊपर, और इस लिमिटेशन से बाहर आके ज़रा आज़ाद होके इस पे इसको सीखें, काम करें। आई बिलीव कि अगर आप लोग इसको 1 मंथ के लिए सही से सीख जाते हैं ना, जो भी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ मैं, जैसे आज के सेशन में हमने जो सीख लिया कि वेब डेवलपमेंट ही आपने सीख ली सारी की सारी, तो इसी ट्रिक को यूज़ करते हैं अगर आप अपनी वेब डेवलपमेंट ही स्टार्ट कर लेते हैं, साथ आप उसको डिप्लॉयमेंट और वगैरह तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी अच्छा आपके पास एक स्किल आ जाएगा वेब कोडिंग से, वेबसाइट्स बनाने का। इस तरीके से आप क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं, इसी तरीके से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड आईओएस वगैरह वो भी बना सकते हैं। तो लिमिटेशन सिर्फ फिलहाल हमारे ऊपर यही पे है कि हमें पे टूल्स परचेज करने पड़ रहे हैं, वरना सॉफ्टवेयर डेवलप करना कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, जिनको डेवऑप्स नहीं आता, जिनको डेवऑप्स में अभी न्यू है, तो उनको मैंने एक तरीका बता दिया कि आपने सिंपल चैट जीपीटी को अपनी सारी सारी रिक्वायरमेंट बता दें कि हमने इस वेबसाइट को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। इवन यहाँ पे आप अपनी गिटहब की जो रेपोजिटरी है उसका भी SSH का सारा लिंक बता सकते थे, यूआरएल बता सकते थे, तो इसने एग्जैक्टली उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेना था। तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, आप सिर्फ आपने इसको यूज़ करना सीखना है कि इन टूल्स को सही से यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज के दौर में सबसे जो मेन चैलेंज है ना, 2-3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना तो कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद जो चैलेंज है ना वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर को सिक्योर बनाना, ठीक है, जिसमें डेवऑप्स इंजीनियर्स आते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आते हैं कि कोई जो भी एप्लीकेशंस बन रही हैं उसको सिक्योर कैसे किया जाए। जो LLMs हैं उन्होंने अपनी मर्जी से कोड किया होता है और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया होता है, ठीक है, तो उनको कैसे चेक किया जाए, उनको कैसे सिक्योर किया जाए, सबसे पहला चैलेंज ये है। और उसके बाद जो सेकंड चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज, इससे भी बड़ा, वो ये है कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करना। क्यों? क्योंकि आजकल हर एक शख्स जो है वो अपने टूल्स बना रहा है, वेबसाइट्स बना रहा है। अभी हमने जो टूल बनाया है इमेज टू PDF कन्वर्टर, अगर आप इसको यहाँ पे देखने जाके इमेज टू PDF अगर आप लिखते हैं तो आई लव PDF, ये जो टूल्स आ रहे हैं ये यकीन करें बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने गूगल एड्स लगाए हुए हैं,
अब ये टूल बनाते हमें कितना टाइम लगा, हमने शायद इनसे बेहतर टूल बना लिए अगर थोड़ी सी मजीद एफर्ट करें। और इन्होंने एक ही वेबसाइट के अंदर मजीद छोटे छोटे टूल्स बना के ऐड किए हुए हैं, और इसमें फ्री में अगर आप यूज़ करते हैं तो इमेजेस सेलेक्ट करें या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा इमेजेस करना चाह रहे हैं पीडीएफ में कन्वर्ट, तो फिर आप साइन अप कर लें, इनका पेड प्लान ले लें। तो छोटा सा टूल है लेकिन इसमें से लोग अर्न कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे सुनने को मिला, ये मुल्तान की कोई एक दो लड़का है, उन्होंने मिलकर ये चीज़ बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले, और ये छोटा सा इनका बिजनेस है, इसमें से अर्न कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि बना तो हमने भी लिया है, लेकिन सबसे जो मेन चैलेंज है कि इनके इनके कंपटीटर बनने के लिए गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे हम लोग आए। सबसे मेन मसला ये है कि अगर हम इमेज टू पीडीएफ लिखते हैं तो इनकी जगह हमारी वेबसाइट आनी चाहिए ना। तो अब ये कंपटीशन है कि आप कितनी अच्छी एसईओ करते हैं। अभी खाली एसईओ का दौर भी नहीं रहा, अब तो क्या से कहते हैं कि जीईओ का कंसेप्ट आ गया है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये कि जैसे गूगल, अगर गूगल सर्च करते हैं आप, इसमें एआई का भी ऑप्शन होता है खैर, तो वहाँ पे जो जनरेटिव जो एलएलएम्स हैं वहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए। ठीक है, अब इनको रैंक करने के लिए भी क्या होता है, इनको रैंक करने के लिए भी वेबसाइट्स के अंदर एक रिपोर्ट की फाइल होती है। ठीक है, उस रिपोर्ट की फाइल को अपने किस तरह से सेटअप करना है, ठीक है, वो टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। तो फिर आपकी जो वेबसाइट है उनमें रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एसईओ का कंसेप्ट है ये आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट जो है बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर बना लिया है, तो आपका ये टूल जो है सिर्फ वेबसाइट के तौर पे यूज ना हो, आपका ये टूल जो है वो एलएलएम्स भी यूज करें। मतलब अगर कोई एलएलएम को कहता है कि भाई मेरी इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, तो वो जो एलएलएम्स है वो आपके ही सर्विस को यूज करके उसको कन्वर्ट कर दें। इसी तरह एक और जनरल एक एग्जांपल है कि जैसे आने वाले वक्त में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, लोग शायद शायद वेबसाइट्स को विजिट करना छोड़ देंगे। जैसे मुझे अगर कोई शर्ट परचेज करनी है तो मैं वेबसाइट्स को जाके स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं सिंपली चैट जीपीटी को या क्लाउड को बोल दूंगा कि मुझे इस तरह की शर्ट चाहिए। चैट जीपीटी क्या करेगा, इवन इवन उसमें इमेज दे दूंगा कि इस तरह की मुझे एग्जैक्ट शर्ट चाहिए, तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि उन सारी वेबसाइट से उस तरह की शर्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे सामने डिस्प्ले करा देगा, उनका कंपैरिजन बता देगा, प्राइस बता देगा, और जिसको मैं चाहूंगा उसको क्लिक करके उसको बोलूंगा इसको परचेज कर ले, और वो परचेज करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो मुझे वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एलएलएम के अंदर ही सारा, चैट जीपीटी के अंदर ही सारा मुझे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो वेबसाइट्स के जो विजिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएंगे, लोग एलएलएम की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर अब जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि एसईओ तो आपकी वेबसाइट की होनी ही चाहिए, लेकिन साथ जीईओ भी होनी चाहिए, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब इस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आज के दौर में सबसे पहला चैलेंज ये है कि अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना, और दूसरा चैलेंज जो है वो है उनको मार्केट करना। तो ये जो दो तीन बंदे हैं, जिसमें एक तो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं और साइबर सिक्योरिटी के, और उसके बाद एसक्यू जो जो लोग हैं, जो जो कि इस वेबसाइट को टेस्ट करेंगे डिफरेंट परस्पेक्टिव से, और उसके अलावा फिर जो लोग मार्केटिंग वाले हैं, इनका फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर हम वेब डेवलपर्स की बात करें जो कि मैनुअल वेब डेवलपमेंट अभी तक कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आउटडेटेड है, उनको उनके लिए कोई जॉब भी नहीं है, और कोई इसको उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्चुअली मेरा मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि अभी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो मिनिमम एक चीज़ है जो कि आनी ही आनी चाहिए। इससे बढ़ के आगे जो चीज़ें हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, और कौन सी टेक्निक्स हैं इन वर्नेबिलिटीज से बचने की, और वेबसाइट को टेस्ट करने की और मार्केट करने की, तो ये टेक्निक्स हमें बतानी चाहिए। स्टूडेंट प्लान का सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा जी, तो हमारा टूल भी आई थिंक बन गया है, कंप्लीट कर दी इसने, और डेटाबेस की माइग्रेशंस। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपको में ये सारी कीज चाहिए इसके अंदर, डॉट env के अंदर। आप इसको डिलीट कर देते हैं बाकी ऊपर जो था, और यहाँ पे वही कीज पेस्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है 3000 पोर्ट पर रन होगा। पब्लिक सुपरबेस यूआरएल एंड की डेटाबेस यूआरएल, डेटाबेस यूआरएल हमारे पास आ गया हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। डायरेक्ट यूआरएल, ये डायरेक्ट यूआरएल भी हमने कॉपी कर लिया था, इसमें सिर्फ पासवर्ड ही सेट हुआ, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
हम लोग सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे ताकि लाइट जरा गई है, लाइट आ जाए वापस, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तब तक किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। जी फैजा, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली ये जो स्टूडेंट डेवलपर पे हमें हमारा ये जो ऑफर हम क्लेम कर रहे हैं, ये वेरीफाई होने में बहुत टाइम लग रहा है। इसने 3 दिन दिए हमें, तो अब सबमिशन आज हमारा है, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? जी किसी और का भी यही इशू आ रहा था, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे, 1 वीक एक्स्ट्रा दे देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। तो 3 to 4 डेज जी आप लेट सर, सबमिशन करवा लें, कोई इशू नहीं है। जो फर्स्ट टास्क था वो तो हो गया, बाकी के जो 3 टास्क है उन सबके लिए डोमेन चाहिए, तो हमें वेट करना पड़ेगा उसका। अच्छा, डोमेन आई थिंक इसके अलावा स्टूडेंट पैकेज के अलावा भी लोगों ने परचेज किया है। कोई बता सकता है आप लोगों ने कैसे परचेज की है गेटअप स्टूडेंट के अलावा? सर नेम चीफ से। हाँ, तो नेम चिप से बिल्कुल फ्री हुई है ना डोमेन। अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको गेटअप के साथ कनेक्ट करते हैं आई थिंक। नहीं सर, मैंने क्या कहते हैं बाई किए सेपरेटली। बाकी वो वेरिफिकेशन की वजह से बहुत मसले आ रहे थे, तो नहीं हो पाया उधर से गिटहब स्टूडेंट पैकेज से। अच्छा ठीक है, तो आपने डायरेक्टली आपको फ्री मिल गई है डोमेन? नहीं सर, तकरीबन डॉट साइट करके मैंने डोमेन लिया, तो वो मुझे पड़ी है $1 की, तकरीबन ₹400 लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्री तो फ्री किसने ली है अभी तक कि नहीं ली? स्पेसशिप से भी 350 रुपए की मिली है। सर वो जिन्होंने जिस भाई ने लिंक भेजा था वो कह रहे थे कि मैं यूज कर रहा हूँ फ्री, लेकिन वो वही है 3 दिन का वेरिफिकेशन मांगते हैं। मैंने भी बाई की थी, सही वो है। कह रहे कि मैं मतलब फ्री यूज कर रहा हूँ, साल हो गए मुझे। हम्म, ठीक है, लेकिन 3 दिन के लिए दोबारा 3 दिन के बाद अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो उसकी क्या गारंटी है कि आप दे देंगे, आपको अप्रूव कर देंगे? आप लोगों ने अपने स्टूडेंट ईमेल से इसको साइन अप किया है? यस सर, वो प्रोसेस ऐसे होता है कि एक दफा अप्रूव हो जाए ना, बस वो 3 दिन का टाइम लेते हैं। उन 3 दिन के टाइम के बाद ना अपडेट होके आपको चीजें मिल जाती है, ये कंफर्म होता है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो फैजल कोई इशू नहीं है, आप लोग ना वेट कर लें 3 डेज। मीनवाइल आप उसको वर्सल वगैरह जो बाकी चीजें वो सेटअप रखें। बाद में डोमेन मिलने के बाद तो अपने डीएनएस सेट करना है जस्ट, तो वो बंद कर लीजिएगा। तब तक आप लोग बाकी ठीक चीजें है, सेटअप कर लें। तो ओके। 3 डेज आप लेट सबमिट करवा दें, कोई इशू नहीं है। सर ये क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास एक डोमेन है, हम उसको व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करेंगे, उसको हम AWS पे भी कनेक्ट करेंगे, तो ये काम कैसे करेगी? एक डोमेन आपने वर्सल, तो एक जगह पे आप उसकी सब डोमेन कनेक्ट कर लें, एक जगह पे मेन डोमेन कनेक्ट कर लें। ठीक है। हाँ, सब डोमेन का है ना आइडिया आपको? यस सर। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? और सर अपकमिंग वीक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, कुछ वैसी एक ओवरव्यू दे दें ताकि हम एटलीस्ट बेसिक्स का कुछ हमें पता हो। कमिंग वीक में इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग ना कोई ना कोई प्रोडक्ट डिसाइड करें, कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करें। ठीक है, उसमें छोटा मोटा जैसे भी हमने एक टूल बनाया है वैसे आप कोई टूल बना सकते हैं, तो उसको आप होस्ट करें अपने पास। मेन हमारा जो पर्पस है इंटर्नशिप का, जो कि हमने बाकी एआई ऑटोमेशन, मन स्टैक, ब्लॉकचेन और एसके वाले भी इवन के, तो हमारा मेन पर्पस ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट बनाएं छोटी मोटी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। तो जैसे मैंने बताया कि आपके दौर में प्रोडक्ट बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसको मार्केट करना या उसको सिक्योर करना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आप लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट अपनी बना के रखें, उस प्रोडक्ट को आप अपने EC2 पे रन करें, AWS वगैरह पे, और डोमेन के साथ कनेक्ट करें। तो इससे इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपकी जो AWS की जो लर्निंग है डेवऑप्स की, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन साथ साथ आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट भी रेडी हो जाएगी, वो भी बन जाएगी। जो ई कॉमर्स बनाना चाहें, ई कॉमर्स की भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं।
और जो सिंपल टूल बनाना चाहिए, टूल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। गूगल एडसन का तो आप लोगों को आइडिया होगा। जस्ट अ सेकंड स्विच कर लूँ। तो गूगल एडसेंस का तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो आप गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं इन टूल्स के ऊपर, उसमें से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कितने लोग हैं? इस लोगों में से सारे स्टूडेंट हैं या फिर कोई एक्सपर्ट भी है जो कि अभी जॉब कर रहा है? जो स्टूडेंट है वो हैंड रेज करें। आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर के कौन से? दूसरा फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में तो जो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले लोग हैं ना, जो कि अभी बिल्कुल जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है कि अभी से आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो गया और वो भी जो लेटेस्ट ट्रेंड में चीज़ें जा रही हैं उनका आइडिया हुआ है। तो अभी से ड्यूरिंग योर स्टडी अगर आप लोग कोई ना कोई छोटा मोटा टूल बना के उसको साथ लाइव कर देते हैं, मार्केट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी। यहाँ से आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। चला लेकिन अर्निंग ना भी अगर अभी आए तो कोई ना कोई चीज़ आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप 8th सेमेस्टर में पहुंचेंगे या यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे तब तक आपकी एक प्रोडक्ट रेडी होगी। तो एक ओके, ये जो चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो खैर हम इसको सेटअप कर लेते हैं। डायरेक्ट URL भी हमने कॉपी कर दिया वहाँ पे। अच्छा, इसमें हमें सुपरबेस की ये 2 कीज़ भी चाहिए होंगी, सुपरबेस URL और NN की। ये तो हमें यहीं से मिल जाएंगे आई थिंक। सुपरबेस URL नहीं है, लेकिन दूसरी जो की है वो हमें कहीं और से मिलेगी। अच्छा जी, सारी चेंजेस हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, इनको यहाँ पे हम push कर देते हैं। मनसेक अगर आप लोगों ने प्रॉपर सीखनी है तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे इसने एक एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड कर दी थी माइग्रेशन के लिए, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने से रिमूव करवा दी है। और इसके अलावा पैकेज.json इसका आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया भी था पैकेज.json में क्या होता है, और ENV का मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा रिडक्स स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया था कि वो क्या होती है, उसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा सॉकेट्स क्या होती हैं, कैनवस क्या होता है। अगर इनका नहीं भी आइडिया तो बनाना शुरू करें वेबसाइट्स वगैरह, और इंशाल्लाह साथ से चीज़ें खुद ही आपको पता चलती रहेंगी जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। ओके, तो अब मैं इसको कहता हूँ हमारी जो ENV है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसको सिंपल यहीं पे कमांड देनी है, प्लीज रन ऑल migrations and make sure the chat is। तो ये क्या करेगा कि डेटाबेस की जितनी भी माइग्रेशन है, जो भी टेबल क्रिएट होने हैं, जो भी डेटाबेस में चेंजेस होनी है, वो सारी सारी खुद ही कर देगा।
और प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेट में जाएगा। वैसे हम देख लेते हैं शायद डेटाबेस की इसने चेंजेस कर दी हों। तो यहाँ पे जाके टेबल एडिटर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे वैसे इसने चेंजेस कर दी हुई है। प्रोफाइल में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये इसने प्रॉपर प्रोफाइल बना दी हुई है। डेली यूजेज, जो हमने यूजेज की लिमिटेशन उसको बताई थी कि डेली का कोई कितना यूज़ कर सकता है। अब देखिए हमने एज अ गेस्ट उसको यूज़ किया तो उसने यहाँ पे यूजेज डिटेक्ट कर लिया। और कन्वर्जन जो, अब ये उसने क्या किया है कि कितने लोगों ने कन्वर्जन होती है कि बेसिकली नॉन पेड यूजर को पेड में कन्वर्ट करना, तो कितने लोगों ने इसको पेड में कन्वर्ट किया। तो खैर ये जो उसने अभी फिलहाल इसमें रिकॉर्ड ऐड किए ये उसकी खुद की टेस्टिंग है। अब हम इसको कंप्लीट करने दें, इसको प्रॉपर टेस्ट करके हम उसको अप्लाई कर देते हैं। ये जो टर्मिनल मैंने ओपन किया अभी, ये बेसिकली होता है कि जब कर्सर काम करता है तो साथ ही इसी टर्मिनल के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके चेक करता है। तो खैर यहाँ से हम इसको सारा बंद कर देंगे और सिंपल हम अपने प्रोजेक्ट में वापस रन करते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया 3000 पोर्ट पे। अब ये कह रहा है कि 3000 जो पोर्ट है वो कहीं पे बिजी है, कोई यूज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किल कर लेते हैं। ठीक है, किल, ये उसने प्रोसेस का नाम बता दिया, इस तरीके से पोर्ट को किल कर देते हैं। अब दोबारा इसको अगर हम रन करेंगे तो ये 3000 पे ही रन करेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कमांड्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं किसी भी इमेज को ट्राई करके। तो इसने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब हम क्या करते हैं कि 2 इमेजेस ट्राई करते हैं, ऐड मोर करते हैं और यहाँ पे हम ये वाला इमेज भी ऐड कर देते हैं। 2 इमेज भी कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखें कि इसने दोनों इमेज को इसके अंदर ऐड कर दिया। इसमें खैर आप मजीद उसको इन्हांस कर सकते हैं कि ये तो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट थी कि हमारी फुलफिल होगी, लेकिन आप इसको मजीद इन्हांस कर सकते हैं कि मार्जिन वगैरह इसमें से रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपने कौन सा चूज करना है इसका, वो देख सकते हैं इसके अंदर। तो खैर इसने काफ़ी सारी इसने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं। इमेज की क्वालिटी का भी इसने ऑप्शन दे दिया। आई डोंट नो कि ये वाकई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट बताने का पर्पज़ ये है कि मिनिमम एक जो टूल हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया। ठीक है, बाकी इसके पेजेस देख लेते हैं। बाकी इसने प्राइसिंग के भी पेजेस बना दिए हैं ब्लॉग के। तो टूल्स के इसने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया, इसमें हमारे पास सिर्फ फिलहाल एक ही टूल है और मजीद जो है फिर आप इसमें फीचर कर सकते हैं। सही है जी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब इसको इंशाल्लाह हम डिप्लॉय करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं हमारा कोड सारा कुछ है, कोड में चेंजेस हैं, इसको हम चेंजेस कुछ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि हमने जो ब्रांच डिप्लॉय करनी है ना वो हमारी है मेन की प्रोडक्शन की ब्रांच। हमने 2 ब्रांचेस क्रिएट की थी। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम पहले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे मेन की ब्रांच से। यहाँ पे हमारा लेटेस्ट कोड पड़ा हुआ उसको ले जाएंगे हम प्रोडक्शन की ब्रांच में और प्रोडक्शन की ब्रांच को वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। सही जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। वापस आते हैं हम AWS के अंदर और इधर से हम जाते हैं AWS हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, इसको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। LS, अच्छा जी, यहाँ से गिट पुल। जब हमने गिट पुल किया तो इसने जो बाकी रिमेनिंग फाइल्स वगैरह थी वो भी सारी लिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे nano.env, और उसको सेव कर देंगे Ctrl+X। सेव होगी, हमारी env बन गई यहाँ पे। ठीक है, वापस आते हैं। यार प्रोडक्शन बनाइए, हम प्रोडक्शन बना लेते हैं। परमिशन दे देते हैं। अभी हमें बेसिकली npm की जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने लगे, जो कि हमारे packages.json फाइल के अंदर सारे पैकेजेस थे, उनको इंस्टॉल करने लगे। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रिज्मा जनरेट नहीं करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि हम क्योंकि चूंकि सेम डेटाबेस ही यूज़ कर रहे हैं जो हमने टेस्टिंग के दौरान यूज़ की है, तो इसलिए प्रिज्मा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपको प्रिज्मा, अगर आप डेटाबेस चेंज कर रहे हैं तो फिर आप उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर भी हमें सेफ साइड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट शायद इंस्टॉल होते हुए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछना तब तक। इतना टाइम वैसे उसको लगाना नहीं चाहिए।
अच्छा, ये जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर बना है ना, ये बेसिकली हमारे पैकेजेस का फोल्डर होता है। तो ये क्रिएट हो गया, इसका मतलब पैकेज हमारे हमारे इंस्टॉल हो गए। और इसके बाद क्या करेंगे कि प्रिज्मा को भी जनरेट कर लेते हैं। प्रिज्मा इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये अलग से एक सर्विस होती है, पैकेज है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपको जैसे अभी एरर आ रहे हैं ना, तो इन एरर्स को फिर जीपीटी से रिजोल्व करवाना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि इसमें हो सकता है नोड नोड के वर्जन का इशू हो, कोई और लाइब्रेरी का इशू हो। तो अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें ना सर्वर की मेमोरी का इशू बन गया, कि मेमोरी शायद इसकी कम हो गई। कोई बता सकता है कि हमारे सर्वर की मेमोरी कितनी रखी थी जो इसी इंस्टेंस हमने क्रिएट किया? सर आई थिंक 1 GB थी। रैम 1 GB थी। बेसिकली हमारा इशू क्या आया था कि हमने सर्वर की मेमोरी रखी थी 8 GB EC2 की, तो वो मेमोरी हो गई फुल। और हमारे जो नोड पैकेजेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेते हैं। उसी 8 GB के अंदर फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हुआ है, और बाकी जो हमने लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल की हैं वो भी सारी इसके अंदर इंस्टॉल हुई हैं। तो इस वजह से इशू आया। तो खैर अभी इसको फ्री किया मेमोरी को, बाकी अब दोबारा इंस्टॉल करके चेक करते हैं। दोबारा भी मसला आ रहा है कि स्पेस लेफ्ट नहीं है, स्पेस खत्म होगी डिवाइस के ऊपर। जस्ट अ सेकंड। सर अब थोड़ी देर के लिए इसको स्केल कर लें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ अभी ना मेमोरी का मसला आ गया कि सर्वर की मेमोरी फुल हो गई जो हमने क्रिएट किया था। अब इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम दोबारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें ज़्यादा मेमोरी के साथ, या इसी को मजीद मेमोरी एलोकेट करें, बट इट विल टेक टाइम। मैं आपको समझा दूँ कि अभी आगे कौन से स्टेप्स करने ताकि आप लोग खुद ही अपने तौर पर इसको परफॉर्म कर लें। अच्छा जी, तो बेसिकली अभी अभी तक हमने क्या किया कि हमने गिटहब से अपना जो कोड है वो यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है, और हमारा कोड यहाँ तक पहुँच गया। हमने वहाँ पे जो एक .env फाइल क्रिएट की थी उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, .env.production, जो कि हमारी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगी, और उसके अंदर भी हमने अपनी सारी कीज़ वगैरह ऐड कर दी।
अब हमने करना क्या था, यहाँ पे हमने npm रन npm इंस्टॉल करना था ताकि ये जो हमारे पैकेजेस हैं, पैकेज JSON के अंदर ये सारे पैकेजेस वहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं ये वाले ना, और हमारा ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये मॉड्यूल का फोल्डर जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइब्रेरीज डाउनलोड कर रहे हैं और उसके कितना साइज बनता है बिल्ड का, तो उसकी वजह से ये इसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको सर्वर की मेमोरी उसी हिसाब से सेट करनी होती है। हमने डिफॉल्ट इसको सेट कर लिया जो कि 8 GB था, बट आई थिंक 20 GB तक हो तो वो मोर देन इनफ होता है, वो रिकमेंडेड होता है। तो खैर अब यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको रन करके प्रोजेक्ट को हमने इसको PM2 के साथ इसकी जो पोर्ट है उसको कन्फिगर करना होता है कि PM2 के साथ वो पोर्ट मैप हो जाए। और हम PM2 बेसिकली क्या होता है कि PM2 इसको बैकग्राउंड में रन करता रहता है हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को या Node.js की एप्लीकेशन को, और सर्वर रिस्टार्ट हो जाए फिर भी वो सर्वर चलती रहती है। और इसके बाद हमने क्या करना था कि हमने nginx के अंदर जाके अपनी वेबसाइट को कन्फिगर करना था। मतलब हमने बताना था कि हमारी ये जो डोमेन है, ये हमारी जो लोकल सर्वर हमारा लोकल जो प्रोजेक्ट सपोर्ट पे चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, उसके साथ उसको मैप करवाना था हमने। तो जब वो मैप हो जानी थी उसके बाद हमने इसके ऊपर SSL अप्लाई कर देना था, और यहीं तक था कि हमारी वेबसाइट लाइव हो जानी थी। तो खैर हम देखते हैं किसने आगे क्या कमांड्स दी हैं। हमने npm के पैकेज इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर ये वाली कमांड रन करनी थी जो जिसने प्रिज्मा के माइग्रेशन वगैरह को जनरेट कर देना था। और उसके बाद हमने npm रन बिल्ड करके इसकी बिल्ड क्रिएट करनी थी, प्रोडक्शन बिल्ड, ठीक है। और npm रन स्टार्ट करना था, इससे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3000 पोर्ट के ऊपर रन हो जाना था। इसके बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई लोकल होस्ट 3000 में हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और डेट्स इट। उसके बाद हमने PM2 को कॉन्फ़िगर करना था। वहीं पे जाके PM2 स्टार्ट npm करेंगे तो हमारा जो है डेफी लैब्स के नाम से PM2 के अंदर एक सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। PM2 स्टेटस की कमांड होती है जो कि बताती है कि कौन सी सर्विस जो कि अपनी PM2 के अंदर ऐड की है उसका क्या स्टेटस है, वो रनिंग में है, वो स्टॉप में है, उसमें एरर है, वो आपको यहीं पे पता चल जाना था। इसके अलावा PM2 लॉग्स अगर आप करें तो जो लॉग्स होते हैं कंसोल के जो एरर्स होते हैं वो आपको यहीं पे पता चल जाते हैं लाइव वेबसाइट की, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना था, PM2 स्टार्टअप करेंगे तो जब भी आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली PM2 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। जब भी आपका सर्वर रिस्टार्ट होगा तो आपको दोबारा स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। PM2 सेव करने से क्या होता है कि उसकी जो करंट स्टेट है उसको सेव कर लेते हैं जो भी अपनी कन्फिग्रेशन वगैरह सबने की है। इसके अलावा nginx के अंदर जाके आपने कन्फिग्रेशन करनी होती है अपनी वेबसाइट की, कि आपकी जो वेबसाइट है वो 80 पोर्ट बाय डिफॉल्ट वो 80 पोर्ट पे ही जो आपका सर्वर है nginx वो चलेगा, जो कि HTTP पोर्ट होगी, ठीक है। तो इस पोर्ट को आपने मैप करवा दिया 3000 पोर्ट के अंदर। 3000 पोर्ट के ऊपर आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। और बाकी आपने ये वाली सेम कन्फिग्रेशन एज इट इज आपने कॉपी कर देनी है। कहाँ पे, etc nginx sites अवेलेबल और आगे deflabs.net के फोल्डर में आपने सिंपल इसको कॉपी कर देना, या फिर आप इस कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये खुद ही वहाँ पे फाइल क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमने क्या करना होता था कि nginx को हमने एनेबल करना है, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन फाइल तो इसको रिमूव कर दें, आपकी फाइनल फाइल ये वाली बनी हुई है। और sudo nginx इसको टेस्ट कर लें और ये इस तरह से आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। और nginx को रीस्टार्ट कर लें तो जो भी आपने लेटेस्ट चेंजेस किए हैं nginx के ऊपर वो अफेक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, जब आप ये वाला काम कर लेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें वहाँ पे वो उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। इसको पॉइंट तो ऑलरेडी हमने की हुई है बट वो उसको पिंग करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि UFW के अंदर हमने SSH को अलाउ करना होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कमांड्स रन करनी है जो कि फायरवॉल की कमांड होती है, कि फायरवॉल जो होती है हमारी अलाउ करती है कि कौन सी पोर्ट्स को हमने अलाउ करना है, कि बाहर से अगर कोई हमारी रिक्वेस्ट आती है HTTP पोर्ट पे या HTTPS पोर्ट पे तो हमने उसको अलाउ करना कि नहीं करना। तो खैर हम यहाँ पे उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपने इस DNS को उसको वेरीफाई किया हमने कि ये DNS हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा जी, और अब ये देखें किसने किस पे इसको रन किया, HTTP पे रन किया, क्योंकि हमने अभी तक HTTPS की जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट है वो HTTP पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करेंगे कि सर्ट बोर्ड एक बेसिकली लाइब्रेरी है जो कि हमें फ्री SSL देती है लेट्स इनक्रिप्ट भी के साथ। तो ये कमांड हम रन करेंगे तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा जो भी हमने DNS सेट किया हुआ है। मतलब अगर कोई वेबसाइट है जैसे deflabs.net हमारे nginx कॉन्फ़िगरेशन में मैप हुई है तो ये खुद इसको डिटेक्ट कर लेगा और इन कमांड्स की बेस पे वो उसको इंस्टॉल कर देगा। इस पे जैसे ये आएगा ना तो हम इसको इस कमांड की बेस पे इस पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देंगे और उस सर्टिफिकेट को हम ऑटो रिन्यूअल पे लगा देंगे कि जब ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा। तो 3 मंथ्स के अंदर ये दोबारा रिन्यू करवाना होता है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाएंगे तो 3 मंथ्स के बाद आपकी वेबसाइट जो है HTTPS पे चलना बंद हो जाएगी और HTTP पे आ जाएगी। और यहाँ से हम इसका सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या सर्टिफिकेट जो है वो वाकई इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद जब हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा तो 1-2 मिनट के बाद हमारी वेबसाइट जो है वो
HTTPS पे चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, HTTPS पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही इतना ही है और हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। अगर हम आप लोग चाहते हैं कि उसको नेक्स्ट सेशन में हम जरा अच्छे सर्वर के साथ जिसकी स्पेक्स वगैरह ज़्यादा हों उसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम उसको अलग से कर लेंगे। बट आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आप लोगों ने वेबसाइट को बनाना भी सीख लिया, वेब एप्लीकेशन को, सुबह बेस का आपको पता चल गया, और इसके बाद कैसे हमने डेटाबेस कॉन्फ़िगर की वेबसाइट के अंदर उसका भी आपको आइडिया हो गया। गिटहब के ऊपर हम उसको लेके 2 हमने ब्रांचेस बना ली। इसके अलावा हमने EC2 को क्रिएट कर लिया। EC2 के अंदर हमने SSH की को क्रिएट करके गिटहब के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया, और हमने अपने कोड को भी क्लोन कर लिया। कोड को क्लोन करने के बाद हमने उसके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने में हमें एरर आ गई, बट उसके बाद की जो स्टेप है वो मैंने आपको बता दिए। तो ये आपकी लर्निंग होगी, आप लोग अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा। अगर ना समझे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आई किसी को तो बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी, सबको क्लियर है? चलें जी, थैंक यू सो मच। और स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।